आज वांगशी दरबार में बैठा था। बस वो ही नहीं, राजमहल में उपस्थित हर कोई वहाँ मौजूद था। इम्पीरियल हरम के सारे सदस्य, सारे सलाहकार, सारे महाराज के सेवक। अब तक वांगशी राजमहल के कुछ रीति रिवाजों को समझ गया था और उनमें हिस्सा भी लेने लगा था। ऐसे भी ये सालाना लगने वाला दरबार था जहाँ पर राजमहल के सभी लोग उपस्थित होते हैं और सब मिलकर महाराज के साथ उत्सव मनाते हैं। वांगशी ने अपने चाय के प्याले की तरफ देखा। अपनी बढ़ी हुई धड़कन को काबू करते हुए वो सभी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, खासकर महाराज के इम्पीरियल हरम को लेकर जिम्मेदारियों के बारे में। ये सब बातें वांगशी को बड़ी चुभती थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। उसने अपने मन को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। आगे जो कुछ भी होगा वो उसका सामना करने के लिए तैयार है, पर आगे आने वाली बात के लिए वांगशी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ओशियान का सबसे वयस्क सलाहकार उससे कह रहा था, राज्य के संविधान के लिए ये बात अनिवार्य है कि महाराज एक वारिस थे, साथ ही अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाए। वांगची ने एक नज़र ओशियान की तरफ देखा, जो सिंहासन पर बैठा था। उसके माथे पर शिकन थी। वो व्यक्ति कह रहा था, ये महाराज की जिम्मेदारियों का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। पूरा इम्पीरियल हरम आपकी सेवा में उपस्थित है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि राज्य को वारिस दे। ओशियान का चेहरा अभी भी स्थिर था और उसकी चुप्पी अभी भी कायम थी। वो आदमी आगे बोला, महाराज को एक और विषय पर ध्यान देना चाहिए। अब आपको अपने लिए महारानी चुननी चाहिए। वांगशी तो अपनी जगह पर ही जम गया, जैसे वो सच्चाई से रूबरू हो गया हो। उसका सर घूमने लगा था। महाराज को अपना वारिस पैदा करना है, इसीलिए तो इतनी सारी कॉन्क्यूबाइंस यहाँ है। उन्हें अपनी राज्य की शक्तियाँ बढ़ानी है, इसलिए उन्हें अपनी रानियों का चयन करना है। पर वांगशी इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। वो अपने राज्य को, महाराज को कुछ नहीं दे सकता। वो भी उतना ही खाली है जितनी सामने पड़ी चाय की प्याली। वांगची के सामने की सारी आवाज़ें एक साथ मिल गई। सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसके पसीने छूटने लगे, सांसें धीमी हो गई। वांगशी ने बड़े ज़ोर से मुट्ठियाँ कस ली और बड़ी मशक्क़त से अपनी जगह पर बैठा रहा। पर उस कोहरे में अचानक से ओशियान उसका सहारा बनकर आया और कहीं ना कहीं वांगची को एक राहत की सांस दे गया। ओशियान ने बड़े आराम से कहा, हम ये सब बातें अकेले में करेंगे। इसके साथ ही चर्चा का रुख बदल गया। अब कहीं जाकर वांगची ने सांस छोड़ी। उसने फिर से एक बार ओशियान की तरफ देखा, पर इस बार वो काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस कर रहा था। उसे इस बात तक से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ओशियान उसकी तरफ नहीं देख रहा है। शायद वो उसे कोई झूठी आशा नहीं देना चाहता। माना कि वांगची इस सच्चाई से कभी नहीं भाग सकता। कभी ना कभी उसे इस सब का सामना करना पड़ेगा। महाराज को एक वारिस की ज़रूरत है और वांगची उसे वो नहीं दे सकता। वांगची ने दोबारा अपनी चाय की प्याली भर ली और धीरे धीरे उसकी घूंट लेने लगा। पर अभी उसके दिल में एक सुकून था। कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कभी कभी आप सब कुछ खोकर वो पाते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा चाहत होती है। और शायद वांगची भी यही कर रहा था। ओशियान ने उसे सब कुछ दिया, जो कुछ भी वो दे सकता था। वांगची को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या वो ओशियान के लिए, उसके राज्य के लिए अपने दिल को नहीं संभाल सकता? उसके दिल में ओशियान की चाहत और प्यार के अलावा अब और कोई जगह नहीं है, ना ही जलन के लिए, ना ही दर्द के लिए। समारोह खत्म हुआ। वांगची वापस अपने महल आ गया। शाम हो गई। रोज़ाना की तरह उसने अपनी दासियों को वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर वो नहा लिया और अपने पुराने रोब पहन लिए। माथे पर वही पुराना सादा सा फोरहेड रिबन बांध लिया। अपनी सारी चीज़ें समेट ली, जो कुछ भी वो अपने साथ यहाँ लाया था। सब चीज़ों की पोटली बनाकर उसने अपने पीठ पर बांध लिया। तभी उसकी नज़र गुचिन पर गई। कुछ देर तक वहीं पर अटखेलियाँ खेलती रही, पर आखिर
उसने गुचिन को पीछे ही छोड़ने का तय किया। बस एक आखिरी बार उसने गुचिन की तार छेड़ी। उसके चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कुराहट आ गई। उन तारों के बीच उसने एक नोट छोड़ी, हल्के से गुचिन को सहलाया, फिर बरामदे से बाहर कूद गया। वांगची छत के ऊपर इधर से उधर कूद रहा था। जाते वक्त वो पीछे का नज़ारा, वो वादियाँ, वो तालाब, सबको मन ही मन अलविदा कह रहा था। उसका आशियाना, वो चाँद, शायद सब कुछ आज धीमे पड़ गए थे। पेड़ों की छाया भी धुंधली दिखाई दे रही थी। फिर भी वांगची बड़े प्यार से उन्हें देख रहा था। ये सब कुछ महाराज का था। बस इतना ही नहीं, ये पहाड़, ये शहर, ये गांव, यहाँ के रहने वाले लोग, हर कोई महाराज के भरोसे था। अब वुशियान को इस सरजमी की जिम्मेदारी निभानी थी। वुशियान ने वांगजी को सब कुछ दिया, जो कुछ भी उसके पास था, और वांगजी ने भी अपना सब कुछ वुशियान को दिया। अब देने के लिए और लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इन ख्यालों के साथ ही वांगजी राजमहल को अलविदा कहने वाला था, पर तभी दूर से उसे कोलाहल सुनाई दिया। साथ ही वुशियान के महल के पास से कई मशालें गुजरती हुई दिखाई दी। वांगजी को याद आया, आज वुशियान को रानी चुनने की प्रक्रिया शुरू करनी है, इसीलिए आज सारे उच्च परिवारों की लड़कियों को महाराज के साथ विशेष भोजन की व्यवस्था की गई है। उनमें से जो भी महाराज का मन मोह लेगी, वही आगे रानी बनेगी। वांगजी कुछ देर तक उसी छाया और प्रकाश के खेल को देखता रहा, पर तभी उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी और जिज्ञासावश वो वहीं रुक गया। वो आदमी महाराज के रक्षक का भेष बनाए हुए था, पर जैसे ही वो वहाँ से चुपके से निकला, वांगजी को उस पर शक हुआ। वो आदमी तबेले के पास जाकर चुपचाप वहाँ पर बैठ गया और तभी महल के अंदर से ज़ोर की आवाज़ें आने लगी। महल को चारों तरफ से घेर लो, कोई दीवार फांद कर न जाए। मुख्य रक्षक जोर से चिल्ला रहा था। उस हत्यारों को ढूंढो, मुझे वो जिंदा चाहिए। महाराज के लिए हमें उसे मारना ही होगा। ये बात सुनते ही वांगजी की तो सांस ही अटक गई। तभी दूसरा सेवक चिल्लाया, राजवैद्य को बुलाओ। उस कोलाहल को देखते हुए वांगजी ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ सब चल क्या रहा है। महल के रक्षक हर तरफ दौड़कर उस हत्यारों को ढूंढने लगे। साथ ही उनके साथ सभी दास दासी भी हर तरफ फैल गए। वांगजी की नज़रें वुशियान के महल पर जाकर रुक गई और बिना एक पल गवाए उसने तुरंत आगे छलांग लगाई।